नमस्ते बच्चों। तो इस 5th सेमेस्टर में मुझे आप लोगों को मॉडर्न पोएट्री पढ़ाने को है। इस पेपर के अंतर्गत मैं आप लोगों को 5 कविताएं पढ़ाऊंगी। पहली कविता है, मुझे आपको पढ़ाने को है इंसान और कुत्ते, हरिवंश राय बच्चन की कविता। इस पेपर की यही खासियत है, इसके अंदर जो है छायावाद की कविताएं हैं, प्रयोगवाद की कविताएं हैं, प्रगतिवाद की कविताएं हैं, नई कविताएं हैं और अद्यतन कविताएं भी आती हैं। तो मैं आज आपको इंसान और कुत्ते कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये कविता किसकी है? ये कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता है। सबसे पहले हमें देखना है हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो आप मुझे यही उत्तर देगा कि ये अमिताभ बच्चन के पिता है। लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ने वाले आप लोगों को सिर्फ ये अमिताभ बच्चन के पिता मात्र नहीं कहना चाहिए, कम से कम आपको कहना चाहिए कि ये हिंदी के मशहूर कवि हैं। ये हिंदी के हालावाद के कवि हैं, यानी कि उत्तर छायावाद के कवि है ये हरिवंश राय बच्चन। तो आप देख लीजिए इनके बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म तो 27 नवंबर 1907 में हुई और उनकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 में हुई। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म तो इलाहाबाद के मोहल्ला चक में हुआ। तो उनका जो आरंभिक जीवन परेशानियों एवं अभावों में बीता। जब वे एमए प्रथम वर्ष के छात्र थे, तभी स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की पुकार पर पढ़ाई छोड़ दी और नमक बनाने, पिकेटिंग करने, गीत सुनाने और व्याख्यान देने लगे। वे उत्तर छायावाद हालावाद के प्रमुख कवि हैं। तो हम तो हमेशा जानते आए हैं कि जो कवि और लेखक जो हैं बहुत अभावों में जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की जिंदगी में भी अभाव एवं परेशानियां भरपूर था। तो उनके आरंभिक जीवन उतना अच्छा नहीं था, बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था और अभावों में उनका जो आरंभिक जीवन बीता। फिर एमए की कक्षा में पढ़ते समय वो पढ़ाई छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली। गांधी जी के पुकार पर, गांधी जी के प्रभाव में आके उन्होंने नमक बनाने, पिकेटिंग करने और गीत सुनाने और व्याख्यान देने लगे। तो इस प्रकार के एक वातावरण में कविताएं रचने वाले थे ये हरिवंश राय बच्चन। उनके प्रारंभिक जिंदगी अभावों में गुजरे थे। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारी रचनाएं हमें प्रदान की हैं। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य को दी है। तो मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन हालावाद के कवि हैं। तो आपको यह शंका होगी कि यह हालावाद माने क्या है? ये हालावाद अक्सर जो साहित्य विशेषतः काव्य की वो प्रवृत्ति या धारा जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण्य विषय मानकर काव्य रचना हुई हो, काव्य की एक प्रवृत्ति है हालावाद। इसमें जो है हाला और मदिरा को वर्ण्य विषय मानकर काव्य रचनाएं करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? ഇതൊരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ട്രെൻഡാണ്. അതിൽ മദ്യവും മദിരയും പ്രമുഖമായ വർണ്യ വിഷയമായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കവിത എഴുതുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് ഹാലാവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. മദ്യവും മദിരയുമാണ് ആ കാവ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപാദ്യം. तो इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। मधुशाला, मधुबाला, ये दोनों रचनाएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। इन रचनाओं के माध्यम से मधुशाला, मधुबाला इत्यादि काव्य कृतियों से हिंदी में हालावाद नाम की एक नई प्रवृत्ति चल पड़ी। जो हरिवंश राय बच्चन की इन रचनाओं के माध्यम से ही हिंदी साहित्य में हालावाद नाम की एक काव्य प्रवृत्ति चल पड़ी। इसलिए हरिवंश राय बच्चन को
हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। उनकी रचना कौन है? ये हालावाद पर आधारित मधुशाला, मधुबाला। यह विशेष साहित्य की इस धारा का आधार उमर खयाम की रुबाइयां रही है। तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद की रचना करने का जो प्रभाव कहाँ से मिला? ये तो उमर खयाम के रुबाइयों से प्राप्त हुआ। यह साहित्य विचारधारा तो यहाँ की भारत की नहीं है, बाहर की है। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर ही हरिवंश राय बच्चन ने इस काव्य धारा को हिंदी साहित्य में अपना लिया है। तो आपको यह शंका हो जाएगा कि ये उमर खयाम कौन है? ये उमर खयाम जो है एक जाने माने पारसी कवि हैं। वे एक दार्शनिक है, गणितज्ञ है और ज्योतिर्विद भी है। उनकी जो उमर खयाम की जो रुबाइयों में जो है ये मध्य और मदिरा को वर्ण्य विषय बना दिया था। तो इससे प्रभावित होकर हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में भी इस साहित्यिक प्रवृत्ति को अपनाई। तो ഹാലാവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യവും മധുരയും സാഹിത്യത്തിൽ പ്രമുഖ വിഷയമായി വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ്, ഒരു കാവ്യരചനയുടെ ഒരു രീതിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മധുശാല, മധുബാല ഈ രണ്ട് കൃതികളിലൂടെയുമാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ഹാലാവാദം എന്നുള്ള പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് വന്നത്. ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മദ്യവും മധുരയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കാവ്യരചനാ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉമർ ഖയാമിന്റെ റുബായിയാണ്. ഉമർ ഖയാം പാരസിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കവിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദാർശനികനും ഗണിതജ്ഞനും ज्योतिषനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. तो आगे आप देख लीजिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं। उनके जो बहुत सारे जो काव्य संकलन हैं, इन सभी काव्य संकलनों का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंदर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के भूल, सूत की माला, मिलन यामिनी। तो हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जो विरह वर्णन में वियोग अवस्था में उन्होंने निशा निमंत्रण का कविता लिखना शुरू किया। उसमें जो विरह विधुर के आंतरिक मनोभावों का चित्रण देखने को मिलता है। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पहली पत्नी का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, श्याम जी, और बाद में उन्होंने तेजी से शादी किया। बाद में उनका विवाह जो है तेजी से हुआ है। और कुछ काव्य संकलन भी हैं, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरदी और अंगारे, बुध और नाचखर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। और उनकी और रचनाएं हैं, आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। इस प्रकार 8 खंडों में उनके आत्मकथा प्रकाशित है। 7 खंडों में उनकी आत्मकथा प्रकाशित है। और उनके जो 2 चट्टाने नामक काव्य संकलन को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके किस काव्य संकलन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2 चट्टाने। 1968 में उनकी इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इतना ही उनके बारे में जो आमुख के तौर पर है। तो बाकी कविता की ओर आएंगे। 2 कविता जो है इंसान और कुत्ते। तो ये एक व्यंग्य भरी कविता है। पश्चिम के जो सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले शहरी लोगों की मजा उठाकर, हंसी उठाकर व्यंग्य भरी वाणी में कवि ने
यहाँ पर उनके जो सोच विचार, उनके रीति रिवाज, अन्य लोगों के साथ उनका जो व्यवहार किस प्रकार है, इसे व्यक्त किया है कवि ने। तो आप देख लीजिए कविता की पंक्तियां। शहर की मैली कुचैली और बदबूदार गलियों बस्तियों से दूर सबसे अलग चौड़ी खुली सड़कें सिविल लाइन कही जाती और इन पर बने बंगले अलग बिल्कुल दूसरे से व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सत्ता के इकाई के किले हैं। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं शहर की जो मैली कुचैली और बदबूदार गलियों बस्तियों से दूर एक अलग जगह है, वहां पर जो चौड़ी खुली सड़कें दिखाई देते हैं, उस स्थान को, उस जगह को सिविल लाइन कही जाती है। और वहां पर जो बहुत सारे बंगले हैं और ये बंगले एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये हर एक बंगले जो है व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सत्ता के इकाई के किले के रूप में वहां दिखाई देते हैं। तो शहर का मतलब आप जानते हैं पट्टनम। मैली किचैली, मैली का मतलब है मलिनमाया, किचैली का मतलब है वृत्तिहीनमाया, बदबूदार का मतलब है दुर्गंधम वमिक्कुन्ना, गली का मतलब है तेरव, बस्ती का मतलब है कॉलोनी। सबसे अलग, इन सबसे अलग होकर, चौड़ी का मतलब है वीदियुल्ला, खुली का मतलब है विस्तारमुल्ला, सड़क है, सड़क का मतलब रोड, इसे सिविल लाइन कही जाती। और इन पर बने बंगले, इस जो सिविल लाइन पर बने जो बंगले, बंगले बड़े बड़े जो मकान, जो घर होते हैं, बंगलाव, अलग बिल्कुल दूसरे से, ये बंगले जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अलग किस्म के हैं। ये हर एक बंगले जो है വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യ സത്താക്ക് ഇക്കായിക്ക് കിലെ है, വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്, നിലനിൽപ്പെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്। ഇക്കായി മാനെ യൂണിറ്റ്, കില എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊട്ടാരം, കോട്ട എന്നുള്ള അർത്ഥം। तो आप देखिए शहर से, शहर के जो शहर की मैली कुचैली और बदबूदार गली बस्तियों से दूर പട്ടണത്തിലെ വൃത്തിഹീനവും മലിനവും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ തെരുവിൽ നിന്നും കോളനിയിൽ നിന്നും ദൂരെയായി, ഇൻ സബ്സെ അലഗ്, ഇവയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായി, വ്യത്യസ്തമായി വളരെ അകലെയായി, ചൗടി ഖുലി സടക്കെ, വീതിയുള്ളതും വിസ്താരമുള്ളതുമായ റോഡ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ റോഡ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിവിൽ ലൈൻ, सिविल लाइन कही जाती है। शहर की उस मैली किचैली बदबूदार गलियों से दूर इन सबसे अलग होकर एक चौड़ी खुली सड़कें हैं, सिविल लाइन कही जाती है। പട്ടണത്തിലെ വൃത്തിഹീനവും മലിനവും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ തെരുവിൽ നിന്നും കോളനിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ അകലെയായി വീതിയുള്ളതും വിസ്താരമുള്ളതുമായ റോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെയാണ് സിവിൽ ലൈൻ। और उन सिविल लाइन में जो है इन पर बने बंगले, उस सिविल लाइन में जो बंगले बने हैं अलग बिल्कुल दूसरे से, वो बंगले जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ആ സിവിൽ ലൈനിൽ ഉള്ള ബംഗ്ലാവുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസമായ ബംഗ്ലാവുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്। इन पर बने बंगले जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाने को मिलते, देखने को मिलते हैं, ഒന്നിനോട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു ബംഗ്ലാവും ഒരുപോലെയല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ്। जो बंगले हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग किस्म के दिखाई देते हैं। और ये हर एक बंगला जो है व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सत्ता के इकाई के किले हैं। വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്। വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിളിച്ചോതുന്ന കോട്ടകളായിട്ടാണ് ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति स्वातंत्र्य का मतलब है उनके जो स्वतंत्रता पर और किसी को हाथ न आने देना, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈകടത്താനുള്ള അധികാരം നൽകാത്തത്।
उसी प्रकार വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാവുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. एक बार और मैं कहूंगी, शहर के जो मैली कुचैली बदबूदार गलियों और बस्तियों से दूर बिल्कुल अलग एक चौड़ी खुली सड़कें देखने को मिलेगा. उस जगह को सिविल लाइन कहते हैं. उस सिविल लाइन में जो है बहुत सारे बंगले बने हुए हैं. ये बंगले एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं. ये हर एक बंगले जो है अपने व्यक्तिगत स्वातंत्र के इकाई के किले के समान दिखाई देते हैं. പട്ടണത്തിലെ വൃത്തിഹീനവും മലിനവുമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ തെരുവിൽ നിന്നും കോളനിയിൽ നിന്നും അകലെയായി വീതിയും വിസ്താരവുമുള്ള റോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് സിവിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം ബംഗ്ലാവുകളുണ്ട്. ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ ഒന്നിനൊന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിളിച്ചോതുന്ന കോട്ടകളായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മറ്റാരെയും കൈകടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുറമേ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കോട്ടയുടെ ചുറ്റുമതിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. इसी प्रकार ये हर एक बंगले जो है बाहर से उनकी स्वतंत्रता पर हाथ न लगाने के लिए बनाए गए हैं. പുറമേ നിന്നും ആരും തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈകടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോട്ടകൾ പോലെയാണ് ഈ വീടുകൾ അവിടെ ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ये व्यक्तिगत स्वातंत्र सत्ता के किले हैं. वहां पर जो बंगले दिखाई देते हैं वो वहां के जो निवासी किस प्रकार के हैं, അവിടെ താമസിക്കുന്ന താമസക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. और जो इनके निवासी आत्मसीमित संभरित संकीर्ण अपने आप में ही बंद बस्ती विकृत पश्चिम की मशीनी सभ्यता के पुतले हैं. जो इन बंगलों में जो निवास करते हैं वे ആത്മസീമിത്, അവരുടെ ആത്മാവ് വളരെ തന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ. ആത്മസീമിത് का मतलब है ആത്മാവ് ചുരുങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ വിശാലമായ ചിന്താഗതി ഇല്ലാത്തവർ, തന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക. സംഭരിത് മാനെ ഹമേശ സതർക്ക് रहने वाले, എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ. സങ്കീർണ का मतलब है ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ഉള്ളവർ. अपने आप में ही बंद, തന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക. तो जो व्यक्तिगत सत्ता के जो किले के रूप में जो बंगला वहां स्थित है, उस बंगले में निवास करने वाले अपने आप में सीमित और हमेशा सतर्क रहने वाले और संकुचित विचार रखने वाले और अपने आप में ही बंद रहने वाले ही उस बंगले में निवास करते हैं. ऐसे जो निवास करने वाले लोग जो हैं उन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि वो लोग जो हैं പശ്ചിം की मशीनी सभ्यता के जो പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തുള്ള യാന്ത്രികമായ സംസ്കാരത്തെ വികൃതമായ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തെ വികൃതവും യാന്ത്രികവുമായ സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന പുത്തല മാനെ ക്യാ ഹൈ, പുത്തലെ കാ മത്ലബ് ഹൈ പാവകളാണെന്ന് തോന്നും. വികൃതമായ പശ്ചിമാനെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുള്ള, മഷീനി മാനെ യാന്ത്രികമായ സഭ്യത കൾച്ചർ. तो इन बंगलों में निवास करने वाले जो हैं अपने आप में सीमित रहते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं और उनकी जो विचार जो है संकुचित विचार रखने वाले हैं वे अपने आप में बंद रहते हैं. तो ये लोग जो हैं पश्चिम की जो विकृत एवं मशीनी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले पुतले जैसे प्रतीत होते हैं. ഈ ബംഗ്ലാവുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സ്വയം തന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരും സങ്കുചിത മനോഭാവം വെക്കുന്നവരും എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇവരെ കണ്ടാൽ തോന്നും ഇവര് വികൃതവും യാന്ത്രികവുമായ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന പാവകളാണെന്ന് തോന്നും. तो आज के लिए इतना ही है और एक बार फिर मैं दोहराऊंगी, शहर से दूर, शहर में जो मैली कुचैली गंदी गलियां हैं वहां से दूर चौड़ी खुली सड़कें हैं. इन सब से दूर चौड़ी खुली सड़कें हैं. उस जगह को सिविल लाइन कहते हैं. उस सिविल लाइन में जो है बड़े बड़े मकान बंगले हैं. ये मकान जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं. ये हर एक मकान जो है व्यक्तिगत स्वातंत्र सत्ता के इकाई के किले के रूप में दिखाई देते हैं.
और यहाँ जो निवास करने वाले लोग जो हैं अपने में सीमित रहते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं। उनके जो विचार बहुत संकुचित होते हैं, वे अपने आप में ही बंद रहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है वे जो हैं पाश्चात्य संस्कृति विकृत यांत्रिक पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले ये लोग जो एक पुतले के समान दिखाई देते हैं। പട്ടണത്തിലെ മാലിന്യ നിറഞ്ഞതും വൃത്തിഹീനവും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ കോളനിയിൽ നിന്നും തെരുവിൽ നിന്നും അകലെയായി വീതിയുള്ളതും വിസ്താരമുള്ളതുമായ റോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അതിനെയാണ് സിവിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓരോ ബംഗ്ലാവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ബംഗ്ലാവുകളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കോട്ടകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് പുറമേയുള്ളവർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ബംഗ്ലാവുകൾ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ബംഗ്ലാവുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സങ്കുചിത മനോഭാവമുള്ളവരും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരും തന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരും എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ കവിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ വികൃതവും യാന്ത്രികവുമായ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന പാവകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. तो आज के लिए इतना ही है. अगले जो क्लास में बाकी कविता के जो बाकी भाग को लेकर मैं फिर से आ जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद और फिर मिलेंगे. सबको धन्यवाद.